नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली हिंसा की तस्वीरें याद होंगी आपको, जब फरवरी के महीने में पूर्वी दिल्ली के इलाकों में दहशतगर्द दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे दुकानें लूट रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे, निहत्थे लोगों, औरतों और बच्चों को निशाना बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें उकसा रहे थे। कपिल मिश्रा को बीजेपी सरकार ने इंसानियत को रौंदने के एवज में पुरस्कृत किया और सुरक्षा दी। दिल्ली चुनाव के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के मंत्री ने देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए। बीजेपी के एक नेता ने मस्जिदें गिराने और बलात्कार की दहशत कायम करने की कोशिश की और दिल्ली पुलिस पूरी बेशर्मी के साथ यह सारा तमाशा देखती रही थी। आप कहेंगे इस वक्त मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो सुनिए। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी की हिंसा को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिस पर दिल्ली की पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और मोदी सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। अदालत ने कहा है कि फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे राष्ट्रीय राजधानी में विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा थी और यह प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा में एक घाव था। कड़कलडुमा कोर्ट ने पार्षद ताहिर हुसैन के 3 मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। हुसैन पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए कथित तौर पर अपने राजनीतिक दबदबे का दुरुपयोग करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि यह सामान्य जानकारी है कि 24 फरवरी 2020 के दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई हिस्से सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में आ गए, जिसने विभाजन के दिनों में हुए नरसंहार की याद दिला दी। यह हिंसा जल्दी ही जंगल की आग की तरह राजधानी के अलग अलग इलाकों में फैल गई और ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोग इसकी चपेट में आ गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने इससे निपटने में दिल्ली पुलिस की काहिली और निकम्मेपन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा 2020 एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक घाव है। इतना ही नहीं, जज साहब ने यहां तक कहा कि दिल्ली में हुई यह हिंसा 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा थी। अदालत ने कहा कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना पूर्व नियोजित साजिश के बिना संभव नहीं है। तो कौन थे वो साजिशकर्ता और कौन थे उनके आका, यह बताने में दिल्ली पुलिस का दिल बैठ जाता है। वो इधर उधर की बातें करने लगती है। इसकी वजह हम भी जानते हैं और आप भी। दिल्ली हिंसा को लेकर अलग अलग संगठनों, समितियों और खुद राजनीतिक दलों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। संसद में इस पर कई दिनों तक हंगामा भी हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह की स्वतंत्र जांच प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उन्हें दिल्ली पुलिस ने अलग अलग तरीके से निशाना बनाया। चाहे वो प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव हो या फिर पत्रकार हो या छात्र नौजवान हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर एक लंबी रिपोर्ट पिछले दिनों सार्वजनिक की थी और उसे बाकायदा कार्रवाई का अनुरोध करते हुए अमित शाह के गृह मंत्रालय को भेजा था कि कुछ कीजिए। मोदी सरकार ने संदिग्धों पर तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन एमनेस्टी इंडिया पर ताला जरूर लगवा दिया। एमनेस्टी इंडिया को भारत से अपना काम धाम समेटना पड़ा। 50 दंगा पीड़ितों, चश्मदीदों, गवाहों, वकीलों, डॉक्टरों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पूर्व पुलिस अधिकारियों से बातचीत और सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस के विश्लेषण के बाद एमनेस्टी इंडिया ने कहा था कि दिल्ली पुलिस दंगाइयों की कठपुतली की तरह काम कर रही थी और हत्यारों, हमलावरों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। एमनेस्टी इंडिया ने लिखा था कि दिल्ली पुलिस की बेहयाई, बेशर्मी और बर्बरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग पुलिस की मदद के लिए फोन करते रहे, लेकिन मदद नहीं पहुंची। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुजरात में हुआ था 2002 में। कई अफसर तो खुद दंगाइयों के साथ हिंसा में शामिल थे। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में कैदियों को प्रताड़ित किया, सीए के खिलाफ बैठे, नागरिकता कानून के खिलाफ बैठे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरोध स्थलों को तोड़ा, प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाए और दंगाइयों की हिंसा को वो चुपचाप देखती रही। यह सब एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट में दर्ज है। यह है उस दिल्ली पुलिस का सांप्रदायिक और आपराधिक चेहरा जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली हिंसा को रोकने के लिए
पुलिस ने तेजी से और शानदार काम किया है। एमनेस्टी इंडिया ने कहा है कि यह शानदार काम था दंगाइयों के इशारे पर दिल्ली पुलिस का नाचना। पूरे विपक्ष ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन 8 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस की भूमिका की कोई जांच नहीं हुई है। एमनेस्टी इंडिया की इस रिपोर्ट में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है। इस रिपोर्ट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और दूसरे नेताओं के भड़काऊ भाषणों, जामिया मिलिया की लाइब्रेरी और हॉस्टल में घुसकर पुलिस के हमलों और इसके बाद भड़की हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की काहिली का विस्तार से जिक्र है। इतना ही नहीं, एमनेस्टी इंडिया की इस रिपोर्ट में दिल्ली हिंसा को बढ़ाने में पुलिस की सक्रिय भागीदारी को भी बेपर्दा किया गया है। इसलिए सवाल उठा था कि यह दिल्ली पुलिस है या दंगा पुलिस है। ऐसे ही अदालत ने दिल्ली हिंसा को विभाजन के बाद की सबसे भयावह हिंसा नहीं कहा है। एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि हिंसा के पीड़ितों को इलाज तक से रोका गया, पीड़ितों और हिरासत में लिए गए दूसरे लोगों को यातनाएं दी गई, उन्हें परेशान किया गया, उनके साथ मनमानी की गई। गौर कीजिएगा, यह दंगाइयों ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने किया था, जैसा कि दर्ज है। एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि नागरिकता कानून का विरोध कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाने और डराए धमकाए जाने का एक साफ पैटर्न सामने है। यह बात एमनेस्टी इंडिया ने तुक्के में नहीं की थी। उसने सोशल मीडिया पर डाले गए तमाम वीडियोस में मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए विश्वविख्यात क्राइसिस एविडेंस लैब की मदद ली थी। यह लैब अत्याधुनिक ओपन सोर्स और डिजिटल जांच उपकरणों के जरिए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण और उनकी पुष्टि करने का काम करती है। क्राइसिस एविडेंस लैब ने वीडियो के समय, तारीख और स्थान की पुष्टि करके इन वीडियोस को प्रमाणित किया है। एमनेस्टी इंडिया की टीम ने उन जगहों का दौरा भी किया है जहां ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। इतना ही नहीं, टीम ने वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों से भी बातचीत की है और अंत में उस हिंसा की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि खुलेआम डीसीपी के सामने खड़े होकर हिंसा भड़काने वाले कपिल मिश्रा के हाथ में हथकड़ी डालने की बजाय पुलिस हाथ जोड़कर उसे सलाम कर रही है, उसे हिफाजत दे रही है। वो अभी भी जांच के लिए पेश होने को राजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का पानी उठाकर वो पुण्यात्मा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे जाकर बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, लाइक अभी के अभी कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियोस लिंक्स को साझा कीजिए। हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।